अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक जो है उसको हम टच करेंगे और उसमें हमें बस छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और कुछ एक आध हमारा टॉपिक जो है वो डिटेल में होगा। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं, सॉरी आयंस होते हैं, और ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट सेल ऑफ NaCl कितने सोडियम के आयंस पर मुश्तमिल होगा और कितने क्लोराइड के आयंस पर मुश्तमिल होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक सोडियम क्लोराइड का ऑलमोस्ट एक जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, और इस एक यूनिट सेल में हमें कितने क्लोराइड के आयंस मिलेंगे और कितने सोडियम के। लेट सपोज ये एक छोटा सा हम यहाँ पे सर्किल ले रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं सोडियम का एक आयन, और इसके बरक्स हम यहाँ बनाते हैं ये आयन, ये हमारा क्लोराइड का आयन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोराइड के आयंस जो हैं वो एक यूनिट सेल में टोटल कितना उनका हिस्सा या कितने आयंस आ सकते हैं। असल में ये जो है ये हर यूनिट सेल का क्या है, कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर पे आपको क्या मिलेंगे, एक एक आपको क्लोराइड का क्या मिलेगा, आयन मिलेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा आयन ऐसे समझ लो इस यानी कि जो है सोडियम क्लोराइड के आयन में पूरा अंदर नहीं आएगा, ये होगा हर कॉर्नर पे क्लोराइड का एक एक आयन होगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे क्लोराइड के आयंस, यानी ये हमारे पास Cl के क्या हैं, आयंस। अब ये जो एक Cl का आयन है ये एक कॉर्नर पर है, लेकिन ये इस आयन के अंदर कितना होगा अब ये डिपेंड करता है क्रिस्टल्स पे। अब ये देखो, ये हमने सोडियम के आयंस बनाए, एक कॉर्नर पे मैं आपसे पूछूं ज्यादा में ज्यादा कितने क्लोराइड के यूनिट सेल जो हैं आपस में जुड़ सकते हैं। तो अब आप खुद देखो कि कितने आयंस जुड़ रहे हैं एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये आपस में जो यूनिट सेल जुड़ रहे हैं ये तकरीबन जो आपस में जुड़ रहे हैं चार नीचे हैं, अब चार ऊपर होंगे। चार क्या होंगे, ऊपर होंगे। अब चार कैसे ऊपर होंगे ये देख लो, यहाँ पर ये एक यूनिट सेल ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये यूनिट सेल यहाँ पर बन गया, एक यूनिट सेल बनेगा इस तरीके से, इधर एक यूनिट सेल बनेगा इस तरीके से, और ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है इधर इस जगह पे, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ रहा है इस जगह पे। अब ये देखो यहाँ कितने यूनिट सेल इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, ये देखें, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, यानी एक क्लोराइड का आयन ठीक 8 यूनिट सेल्स के बीच में, ये जो हर कॉर्नर पे होगा। तो इसका मतलब है 8 यूनिट सेल के बिल्कुल ये बीच में है। तो हर आयन में, हर क्रिस्टल में इसका कितना हिस्सा जाएगा, ये जाएगा 1/8। कितना जाएगा, 1/8 हिस्सा हर क्लोराइड का एक यूनिट सेल में जाएगा। अब कितने हैं यहां पर आप देखो, कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने हैं, हर कोने पर
8वां हिस्सा इसके अंदर होगा, बाकी 8वां हिस्सा बाकियों में जाएगा। तो अब ये देखो 8 को 8 से कैंसिल करते हैं तो हमारा क्लोराइड का बनता है एक आयन। अच्छा, दूसरा क्लोराइड का आयन कहां पर होगा? वो होगा ये जो है ना एक साइड, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? फेस ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलते हो? फेस ऑफ यूनिट सेल। और यहां पर एक क्लोराइड होगा, लेकिन ये क्लोराइड बिल्कुल फेस के बीच में होगा। अब ये आधा होगा अंदर और आधा बाहर होगा। ये यूं नजर आएगा, फेस को यूं देखोगे तो आधा यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा बाहर। अब हम काउंट कौन सा करेंगे? ये वाला काउंट करेंगे जो आधा अंदर है, आधा अंदर है। तो इसका मतलब है हर फेस पर आधा यूनिट सेल अंदर है, आधा बाहर है, वो दूसरे यूनिट सेल में जाएगा। तो आधा जो अंदर है, तो फेसेस कितने हैं? एक, फिर ये दूसरा फेस, ठीक है, और उसके बाद ये तीसरा फेस, ठीक है, ये आधा इधर से, फिर ये होगा चौथा फेस, यहां से इधर से यहां तक, ये पांचवा फेस, यहां से इधर, और ये छठा फेस, ये यहां से जुड़ेंगे यहां तक। और टोटल फेसेस अगर देखें तो दो ये हैं, दो ये हैं, चार, दो ये हैं, कितने हो गए? 6। तो अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हर फेस पर आधा क्लोराइड का यूनिट अंदर है। हम जो अंदर होगा ना यूनिट सेल में वो काउंट करेंगे। तो इसको तकसीम करते हैं, 3 आंसर आता है। तो टोटल 3 आयंस का स्पेस या 3 आयन क्रिस्टल के अंदर है और इनका 8वां हिस्सा हर कॉर्नर पे अंदर है। तो टोटल हमारे क्लोराइड के आयंस यहां बन रहे हैं 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 आयंस जो हैं वो क्लोराइड के इस एक यूनिट सेल के अंदर है। कहां पर है? अंदर है। तो 4 क्लोराइड के आयंस हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें सोडियम के आयंस ये कहां कहां पर होंगे, मतलब इनको हम कहां ढूंढेंगे? 4 आयंस हमें मिल गए, किसके? क्लोराइड के आयंस के, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्लोराइड के आयंस तो हो गए 4, ठीक। अब सोडियम के आयंस को ढूंढते हैं, ये कहां होंगे क्यूबिक यूनिट सेल में? इनका आमतौर पर एक, यानी कि ये जो एज है इसको बोलते हैं एज। एज माना किनारा। हर यूनिट सेल का जो किनारा होता है वो एक एज होता है। अब ये बताओ, यहां पर ये जब जुड़ रहा है एक सोडियम का आयन बिल्कुल एज के बीच में, हर एज के बीच में, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, उसके बाद इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो इस तरीके से हर एज पर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। अब एजेस टोटल कितने हैं? 4 एजेस ऊपर हैं, 4 एजेस नीचे हैं, 4 साइडों में। टोटल एजेस बन रहे हैं सोडियम के आयंस जो हैं वो 12 एजेस बन रहे हैं, 12 एजेस पर हैं। अब अंदर कितना है ये इस तरह होता है। यहाँ ये यूनिट सेल जब जुड़ते हैं ना आपस में, तो हर एज पर कितने यूनिट सेल आपस में जुड़ सकते हैं? 4। कितने यूनिट सेल जुड़ सकते हैं? 4। ये देखो ये किनारा है, ये किनारा है। अब इस पे एक इधर से जुड़ा, एक इधर से। अब दो कहाँ जुड़ेंगे? ऊपर। कहाँ जुड़ेंगे? दो दो ऊपर जुड़ेंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से, ये मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ, आसान और सिंपल तरीका। ये देखो, ये 2 यूनिट सेल ये हो गए, ठीक है, एक, और फिर ये दूसरा यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर फिर यूनिट सेल क्या होंगे? जुड़ेंगे। कहाँ पर जुड़ेंगे? इसी एज के साथ। ये देखो, ये फिर जुड़े आपस में, ये दूसरा यूनिट सेल जुड़ा, ये तीसरा, ये चौथा यूनिट सेल जुड़ा। और इस तरीके से अब मुझे ये बताओ
ये जो बीच में एज है, क्या है? एज है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखें, ये एक, ये दूसरा यूनिट सेल, उसके बाद यहां पर ये हमने दो यूनिट सेल जोड़ दिए, ठीक है। फिर इसी एज पर हम नीचे भी क्या बनाएंगे? दो यूनिट सेल और जोड़ेंगे। अब ये बताओ, ये जो बीच में हमने एक एज यानी किनारा लिया था इन चारों यूनिट सेल्स में, तो वो उस इस एक किनारे पर कितने यूनिट सेल मिल रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। इस कॉर्नर पे, इस किनारे चार डब्बे, दो साथ जोड़ दो, दो और ऊपर रख दो, चार डब्बे जुड़ रहे हैं, बीच में ये एक लाइन। तो हर एक के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा? 1/4, चौथा हिस्सा। यहां पर ये यूनिट सेल या सोडियम का आयन है बीच में। तो अब ये चौथाई हर क्रिस्टल में जा रही है, चौथा हिस्सा। तो अब 12 से तकसीम करते हैं तो आंसर कितना आता है? 3। तो टोटल एक आयन में कितने, एक क्रिस्टल में सोडियम के आयन कितने आएंगे? हर एज पर है चौथा हिस्सा, क्योंकि आधा इस दूसरे क्रिस्टल में जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, साथ वाले में, तो इसमें चौथा हिस्सा। तो टोटल 12 है एजेस, हर एक पर चौथा हिस्सा है। टोटल कितने आयंस का स्पेस बना? 3 का। अब बस फाइनली एक हम सोडियम का क्या उठाते हैं? आयन उठाते हैं और उसको बिल्कुल यहाँ बीच में रखते हैं, पूरे आयन को, मुकम्मल आयन को क्रिस्टल के बीच में यहाँ पर रख देते हैं। तो हर तरफ से उसका स्पेस जो है ये बिल्कुल बीच में एक सोडियम का आयन है, पूरे का पूरा क्रिस्टल के अंदर। तो ये हमने एक मिला दिया, तो ये टोटल एक है। अब एक आयन पूरे का पूरा, बाकी चौथाई 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 चौथा हिस्सा हर एज पर। चौथा हिस्सा इसमें जाएगा, चौथा इसके साथ वाले में जाएगा, चौथा ऊपर वाले में। चार हिस्सों में ये आयन तकसीम हो जाए। टोटल आयंस कितने बने? 4 आयंस का स्पेस। तो सोडियम के भी कितने आयंस हैं इस क्रिस्टल में? समझो स्पेस के लिहाज, ये 4 आयन का स्पेस है क्रिस्टल के अंदर सोडियम के, और 4 आयन किसके आ सकते हैं? क्लोराइड के। तो इस तरह टोटल इसके अंदर एक यूनिट सेल में सोडियम क्लोराइड के 8 आयंस हैं। कितने? 8 आयन है। 4 सोडियम के आयंस हैं और 4 क्लोराइड के हैं। ये पूरे नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा। ये हिस्से टोटल करोगे, कॉर्नर वाले, एजेस वाले, एक अलबत्ता आयन अंदर है मुकम्मल इसमें, तो ये काउंट करोगे। तो इस तरह एक यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड का अपने अंदर कितने सोडियम क्लोराइड के आयंस रखता है? कितने आयंस रखता है? 4 सोडियम के आयंस रखता है और 4 क्लोराइड के आयंस रखता है। तो ये था एक सोडियम क्लोराइड के आयंस का टोटल एक यूनिट सेल के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास इसके बाद, आयन के बाद अब आते हैं किलोज। किलोज पैकिंग इन क्लोज पैकिंग्स इन मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटालिक क्रिस्टल्स यानी जो मेटालिक क्रिस्टल्स हैं इनमें क्लोज पैकिंग्स से क्या मुराद होती है? मेटालिक क्रिस्टल्स क्यों क्लोज पैकिंग्स बनाते हैं? क्लोज पैकिंग का मतलब है, ये जो एक यूनिट सेल अभी हमने जैसे सोडियम क्लोराइड का बनाया, इसके अंदर आयंस आएंगे, एटम्स आएंगे, तो ये क्रिस्टल बनता है। क्योंकि क्रिस्टल्स में एटम होते हैं, आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल। तो एक मेटल का जब क्रिस्टल बनता है तो उसके अंदर प्योर मेटल के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, प्योर मेटल के। अब वो एटम इस तरतीब से आपस में मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से ऑर्डर में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे मेटालिक बॉन्ड से, कि उनके बीच में कम से कम स्पेस बचे और ज्यादा में ज्यादा एटम क्रिस्टल के अंदर आ जाएं। और मेटल्स जो होते हैं ना, इसी वजह से बहुत ज्यादा हेवी भी होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटालिक क्रिस्टल्स।
वजह, एटमों की तरतीब जो है ना, वो आपस में अरेंजमेंट इस तरीके से बनती है कि उनके बीच में मिनिमम स्पेस रह जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, मेटल्स की क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन मेटल्स, यानी व्हेन, जब क्या होगा, मेटालिक एटम्स, जो मेटालिक एटम्स हैं ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस प्रोड्यूस मेटालिक क्रिस्टल्स, क्या बनाते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। दे अरेंज, ये अरेंज होते हैं, दे अरेंज देम सेल्स into a definite पैटर्न, ये अपने आप को एक डेफिनेट पैटर्न में, तरतीब में, पैटर्न और अरेंजमेंट, अपनी एक डेफिनेट पैटर्न या अरेंजमेंट बनाते हैं। इन विच, के जिसमें क्या होगा, मिनिमम क्या होती हैं, वॉयड्स और इंटर एटॉमिक स्पेसेस। एक तो उनके अरेंजमेंट इस तरह से बनाते हैं कि क्रिस्टल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एटम आ जाए और उनके बीच में स्पेसेस क्या हों, बहुत थोड़े हों, एंड और क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस, आपस में इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएं, वो ज्यादा में ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो फिर इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं सॉलिड्स में, क्लोज पैकिंग्स इन मेटालिक सॉलिड्स और मेटालिक क्रिस्टल्स। तो ये है हमारा क्लोज पैकिंग का अमल। क्लोज पैकिंग्स क्यों करते हैं ये मेटल्स, ताकि इनकी आपस में एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं और दूसरा इनमें इंटर एटॉमिक स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम से कम रह जाएं और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो। वॉयड्स कहते हैं स्पेसेस को। तो अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग्स यानी इन मेटेलिक क्रिस्टल्स, यानी जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं उनमें क्लोज पैकिंग्स कितने टाइप की होती हैं। इनमें पहली टाइप जो है, टोटल 3 होती हैं। पहली टाइप है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में आप बुक्स में पढ़ोगे तो HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको कहा जाता है। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरीके से बनती है, यानी इन दिस पैकिंग, जब ये क्लोज पैकिंग होती है, एटम आपस में ज्यादा करीब जुड़ते हैं, इन दिस क्लोज पैकिंग, तो इस क्लोज पैकिंग में क्या होता है, दी मेटालिक अरेंजमेंट्स या मेटालिक एटम्स अरेंजमेंट, इनके मेटालिक एटमों की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में होती है, ऑफ ABA, यानी ABA टाइप की इनमें क्या होगी, अरेंजमेंट होती है। और इससे ये क्रिस्टल के अंदर, अब ABA अरेंजमेंट क्या है ये तो मैं आपको भी फिगर से एक्सप्लेन करूंगा कि ABA अरेंजमेंट ये किस तरह से बनाते हैं। लेकिन इतना जान लेना कि यहाँ वॉइड्स यानी स्पेसेस, वॉयड्स बहुत कम बनते हैं
और उसके बाद दे ऑक्यूपाई, ये फिर ऑक्यूपाई कर लेते हैं अबाउट हाउ मच 74% ऑफ टोटल क्रिस्टल्स स्पेस, यानी क्रिस्टल का जो टोटल स्पेस होता है ना क्लोज पैकिंग में पूरा क्रिस्टल, उसका 74% तो इतना टाइट इनकी अरेंजमेंट बनती है कि 74% टोटल क्रिस्टल स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बाकी इसमें जस्ट हम कह सकते हैं 26% जो है ना वो वॉइड्स या फ्री स्पेस बचता है। तो बहुत बड़ा स्पेस है ये थोड़ा नहीं है। तो ये किस तरह बनता है इसको हम देखते हैं और इसकी अरेंजमेंट देखते हैं किस तरह से होती है और ये क्लोज पैकिंग किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं और ये अरेंजमेंट बनाते हैं। इसमें फर्स्ट रो जो होती है वो क्लोज पैकिंग में एटमों की जो होती है, इस फर्स्ट रो में जितने भी एटम मेटल के होंगे तो एक ही मेटल के इन मेटालिक एटमों को आप ए रो ए के एटम कह सकते हो, यानी फर्स्ट रो के एटमों को एटम्स ए कहा जाएगा। अब ये एटम्स ए की रो है। अब इनके बीच में बचा है स्पेस। अब इस स्पेस में देखो दूसरी कतार या रो आ रही है। अब ये जो दूसरी रो इनके साथ बन रही है ये कौन से एटम्स की है? ये एटम्स हैं बी के। कौन से एटम्स हैं? बी के एटम्स हैं। ये देखो बी के एटम्स हैं। इनको और हम वाजे कर देते हैं ताकि हमें पता चले भाई स्पेस कम से कम ऑक्यूपाई करना है तभी तो क्लोज पैकिंग कहलाएगी। तो अब कम से कम स्पेस कैसे अरेंज होगा? ये देखो यहाँ पर ये इधर इसके साथ अरेंज हो गया। अब फिर आएगा यहाँ पर ये इसके बीच में। तो इस तरीके से हर दो एक एटमों के बीच में कौन आएगा? अब ये बी के एटम्स आते जाएंगे। ये सारी सेकंड रो होगी, इसको बोलोगे बी एटम्स। अब फिर अरेंजमेंट बनेगी किसकी? ए के एटम्स की। यूं इस तरीके से ये एटम ए, फिर एटम ए, फिर यहाँ पर फिर एटम ए आएगा, यहाँ पर एटम ए के होंगे। ये कतार इस तरीके से इस सीक्वेंस से जुड़ेगी। फिर एटम आएंगे किसके? बी के। ये बी के एटम्स होंगे, ये फिर बी के एटम्स होंगे, ये फिर बी के एटम्स होंगे। इस तरीके से ये एटम्स बी के जुड़ते जाएंगे और एक तरतीब बना लेंगे। तो अब ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ए बी ए फिर बी। तो ए बी ए अरेंजमेंट जो है ये सीक्वेंस में चलती है। अब यहाँ पर अगर हम इसको किसी एक एटम को सेंट्रल एटम करके ले लें तो बाकी इसके गिर्द फुट स्केल से अगर ट्रेस करें तो दो एटम ये लेकिन भी दो एटमों का यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद ये दो एटमों का यहाँ पर बन गया, फिर ये दो एटमों का यहाँ पर अरेंजमेंट बन गया, यहाँ से दो एटमों का अरेंजमेंट बन गया और यहाँ पर ये दो एटमों का अरेंजमेंट बन गया। अब आप देखेंगे तो ये आपको अरेंजमेंट्स किस तरह की दिखाई देंगी? ए बी ए की अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऊपर से यूं दिखाई देगा। अब ये अरेंजमेंट जो है हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है इसको हम हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग भी कहते हैं। तो इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमें कुछ अरेंजमेंट इस तरह से मिलेगा। देखो ये बन गया हमारा एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट नीचे वाले एटमों का। ये देखो ये एक एटम, फिर ये दूसरा एटम, ठीक है, और ये तीसरा एटम और फिर ये कौन सा होगा? चौथा एटम, ये पांचवा एटम और ये कौन सा होगा? छठा एटम।
अब इनको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके बना लें तो ये एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, चौथा एटम हो गया, फिर ये पांचवा एटम हो गया, और ये कौन सा बन गया, छठा एटम। 6 एटम होते हैं निचली सतह पे। और फिर एक और लेयर यहाँ पर इसके ऊपर बनती है, इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर बनती है। यहाँ पर एक एटम, फिर यहाँ पर दूसरा एटम, फिर यहाँ पर तीसरा एटम, यहाँ पर चौथा एटम, पांचवा एटम और छठा एटम। अब इन सब के बीच में एक एटम होता है। यूं समझ लो ये एक है, अब इसके चारों तरफ एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पांच और ये छह। तीन नीचे होते हैं और तीन और छह नीचे होते हैं। एक बिल्कुल सेंटर में एटम होता है। छह नीचे होते हैं और छह इसके कहां पर होते हैं, ऊपर इसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल एटम बीच में एक आता है, उसके बीच में 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे। तो इसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, तकरीबन 12 एटम्स जो हैं इसको बीच वाले एटम को सराउंड कर रहे हैं। बीच में एक आएगा, 6 ऊपर होंगे 6 नीचे, तो ये इसको सराउंड कर रहे हैं। लिहाजा इस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा, इसमें 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो ये 3D में समझा जा सकता है। 6 एटम ऊपर होंगे, हेक्सागोनल रिंग, 6 एटम नीचे होंगे। तो इस तरह से ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये होता है 12, 6 नीचे 6 ऊपर। अब आते हैं नंबर सेकंड पे, और हमारी नंबर सेकंड क्लोज पैकिंग जो है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, एफ सी, फिर ये सी, उसके बाद सी पी, यानी एफ ट्रिपल सी पी। कुछ डबल सी पी लिख देते हैं तो ये भी है। अब इसमें अरेंजमेंट किस तरह का बनता है, इसमें अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से। पहले क्लोज पैकिंग में एक रो आती है और ये रो कौन से एटमों की होती है, लेट सपोज हम इस रो को ए एटम्स की रो कहते हैं। ये एटम ए हैं सारे, इसमें ए के हैं। अब इनके बीच में फिर एक और एटमों की कतार इनके बीच में यहां पर ये जुड़ रही है, और ये जो इसके अंदर दूसरी एटमों की कतार जुड़ रही है, ये बी के एटम है। किसके एटम है, बी के एटम से। ठीक, अब इनके बीच में एक और कतार जुड़ेगी, एक रो जुड़ेगी, और ये कौन से एटम्स की रो होगी, लेट सपोज ये एटम्स जो है ये सी का है, ये भी सी का है, सी का है और ये सी का है। अब इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ए बी सी। फिर यहां पर अब फिर जुड़ेंगे कौन से, ए के एटम, यहां पर आएगी ए के एटम्स आएंगे। अब ये ए के एटम्स आते जाएंगे और एक लंबी अरेंजमेंट जो है एटम्स ए की जो है यहाँ पर इनके बीच में बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्लोज पैकिंग है, इसको आप कौन सी क्लोज पैकिंग बोलते हो, ए बी सी ए क्लोज पैकिंग बोलते हो। और यहां पर भी ऑलमोस्ट अरेंजमेंट सेम, तकरीबन वही हेक्सागोनल वाला ही बनता है। यहाँ पर एटम जो है ना
बी सेंट्रल होता है और इसके गिर्द 6 एटम जो है बी सेंटर में होता है, ठीक है ना, बीच में होता है बी का एटम। अब इसके लेफ्ट और राइट नीचे 6 एटम होते हैं। फिर इसके ऊपर भी एक हेक्सागोनल क्या बनती है, लेयर बनती है। 6 एटम, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 निचली लेयर में होते हैं और 6 कहां पर होते हैं, ऊपर वाली लेयर में। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है किसी भी सेंट्रल यानी बी एटम का, ऊपर एक एटम 6, नीचे सी के एटम 6। अब यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 12, 12, यानी 12 इंच सराउंड करेंगे, 6 नीचे होंगे और 6 ऊपर होंगे। अब इस क्लोज पैकिंग में भी ये बीच में क्या बनेंगे, वायर्स बनेंगे, ठीक है ना, स्पेसेस बनेंगे। लेकिन ये स्पेसेस कितने बनेंगे, ये स्पेसेस थोड़े होंगे। यहाँ टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस यहाँ पर भी कितने परसेंट होगा, 74% ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हर मतलब किसी सेंट्रल एटम के ऊपर भी 6 एटम, नीचे भी 6 एटम होंगे। तो ये भी 75% ऑक्यूपाइड स्पेस जो है कर लेता है। तो इस तरीके से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। और इसके बाद आखिरी हमारे पास जो क्लोज पैकिंग बनती है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी अब लास्ट क्लोज पैकिंग आएगी, कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बी ट्रिपल सी पी। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है, इसमें अरेंजमेंट जो है वो ए बी और ए सी का होगा। यानी इन दिस क्लोज पैकिंग, इस किस्म की क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट जो होगा, पैकिंग दी अरेंजमेंट, यानी जो अरेंजमेंट बनेगा इज इन ऑर्डर ऑफ, यानी कौन से ऑर्डर में होगा, होगा ए बी फिर ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, पहले ए की रो फिर बी की फिर ए की रो फिर सी की। अब यहां पर 8 ऑक्यूपाइज, यहां पर टोटल ये कितना ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, ऑक्यूपाइज 68% ऑफ टोटल टोटल स्पेस ऑफ क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल का टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, 68% एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्रिस्टल के अंदर, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 8। क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो इस तरीके से ये आमतौर पर क्लोज पैकिंग्स जो हैं मेटल्स में बनती हैं। तो एक मेटालिक सॉलिड में हम कह सकते हैं मैक्सिमम क्लोज पैकिंग्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ये टोटल होती हैं 3 टाइप की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसके बाद क्यूबिक क्लोज पैकिंग्स, और उसके बाद जो है यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। तो अब ये स्पेस मैंने मैक्सिमम ऑक्यूपाई करते हैं, इससे ज्यादा स्पेस क्रिस्टल्स में कोई और क्रिस्टल में एटम आइंस क्या ऑक्यूपाई नहीं करते। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया, ये वैसे आपके बुक में ये मेरा लेक्चर पहले से इस पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हम फिर
इसको पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी और स्पेस लैटिस एनर्जी। अब लैटिस आप बोलते किसको है? असल में लैटिस जो है ये काफी सारे यूनिट सेल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ये आपस में लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और जब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्या बना लेते हैं, एक बड़ा क्रिस्टल बना लेते हैं। और इसमें आप देखोगे ये बॉक्सेस यानी क्रिस्टल्स जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 इधर से हैं, 16 उधर से हैं। अब ये देखो ये लंबाई में भी यूनिट सेल्स मिल रहे हैं और ये चौड़ाई में भी यूनिट सेल मिल रहे हैं, ऊंचाई में भी यूनिट सेल मिल रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, कई यूनिट सेल जुड़ गए, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हो? क्रिस्टल लैटिस, या फिर इसको बोला जाता है स्पेस लैटिस। क्या बोलते हो? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। यानी जब काफी सारे यानी जो हैं यूनिट सेल्स आयंस आपस में जुड़े और उसके बाद ये अक्सर आयंस में ही बनता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस बनता है। तो ये आयंस का एक मोल जो है ना, ये हमें आयोनिक क्रिस्टल का बन जाए तो फिर ये अब इस तरीके से ये बनेगा। तो इसको देखते हैं कि जाहिर है जब ये लैटिस बनेगा तो इसके अंदर क्या होंगे? आयंस होंगे या एटम्स होंगे। हम आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे यहाँ पर लैटिस की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अमाउंट अमाउंट ऑफ क्या? हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, यानी जो रिलीज हुई व्हेन, जहां 1 मोल्स ऑफ आयंस अरेंज themselves, इन्होंने ये अरेंज हुए आपस में एक दूसरे के साथ, themselves आपस में जुड़े, टू फॉर्म ए लैटिस, और उन्होंने लैटिस बना दिया ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल का बनाया। कितने आयंस जुड़े? 1 मोल आयंस के जुड़ गए, क्रिस्टल का कुछ हिस्सा बना दिया, लैटिस बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो इस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। इस एनर्जी को क्या बोलोगे? लैटिस एनर्जी कहोगे। अब इसमें हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, वो किसका है? वो है सोडियम क्लोराइड के आयंस का। यानी सोडियम के 1 मोल आयंस हैं, क्लोराइड के भी 1 मोल आयंस के हैं। अब ये आपस में जुड़े और इन्होंने NaCl का लैटिस बनाया। अब यहाँ एनर्जी डेल्टा H कितनी इमिट हुई है? 788 किलो जूल्स पर मोल इमिट हुई है। याद रखो जब लैटिस बनेगा तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, उतना ही बना बनाया लैटिस फिर तोड़ना है, फिर फ्री आयंस बनाने हैं। तो इसमें सोडियम के आयंस पॉजिटिव और क्लोराइड के नेगेटिव आयंस एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे। तो हीट एनर्जी उतनी ही फिर दोबारा आपको देनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी कांस्टेंट होती है, जो बनते वक्त आयंस जुड़ते हैं तब जो रिलीज होती है, उतना ही जुड़े हुए आयंस उसी लैटिस के तोड़े जाएं तो एनर्जी इनको देनी पड़ती है। अब ये
लैटिस एनर्जी किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी जब क्रिस्टल बनता है तो कौन कौन सी बातों को जहन में रखा जाए। तो फर्स्ट में हम यहां पर फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन लैटिस एनर्जी। एक लैटिस एनर्जी पर कौन कौन सी बातें इफेक्ट करेंगे। नंबर वन, सबसे पहला है, पहला फैक्टर यानी वो है स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। जितना आयोनिक बॉन्ड्स स्ट्रांग बनेंगे उतना लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी ज्यादा रिलीज होगी। यानी आयन ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना रहे हैं तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा रिलीज होगी या फिर स्ट्रांग होगी। अब जैसे मैं आपको कहूं NaCl का बॉन्ड कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये है 788 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। लेकिन NaF सोडियम फ्लोराइड का है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो 923 किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रांग होंगे जितना लैटिस के अंदर, उतना बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा रिलीज होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि ये आयोनिक बॉन्ड कब ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड्स में स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है उसमें, वो ये है कि जितना आयन साइज में छोटे होंगे उतने बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे और उतना लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए नंबर सेकंड फैक्टर होगा साइज ऑफ आयंस। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, लैटिस एनर्जी के साथ। यानी जितना आयंस साइज में छोटे, लैटिस एनर्जी ज्यादा, जितना आयंस बड़े, लैटिस एनर्जी उतना कम। अब अगर हमें कहा जाए कि भाई Na और Cl का और उसके बाद NaF का अगर देखें तो ये लार्ज साइज के आयंस हैं, लार्ज साइज के आयंस हैं। और ये किसके हैं, ये हैं स्मॉल साइज के आयंस। तो इसका मतलब है अब लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, इसकी नहीं होगी, इनकी होगी, क्योंकि ये स्मॉल साइज के हैं। तो यहां लार्जर अमाउंट होगी किसकी, आमतौर पर ऑफ लैटिस एनर्जी। यानी लैटिस एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा रिलीज होगी। 923 है और सोडियम क्लोराइड की कितनी है, ये है 788, 788 किलो जूल से। इस वजह से साइज बड़ा हो गया, तो फिर लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, ये जनरली आपको पता है, ये साइज बड़ा तो आयंस की लैटिस एनर्जी कम, और उसके बाद साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद लैटिस एनर्जी जो है, नेक्स्ट जो है, ये आमतौर पर जितना लैटिस एनर्जी हायर होती है उतना लैटिस स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी पर लैटिस एनर्जी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी अमाउंट, जब लैटिस एनर्जी की अमाउंट की बात आए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके साथ, ये हो जाती है सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर। जितना लैटिस स्ट्रांग होगा उतना वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी।
जितना ये वीक होगा उतना लैटिस एनर्जी कम होगी, उतना सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए आपको पता है सोडियम क्लोराइड जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन सोडियम फ्लोराइड थोड़ा कम। स्टोन्स की तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो फिर अक्सर स्टोन्स जो हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो यहाँ पे हम अपने इस चैप्टर का एंड कर रहे हैं, और यहाँ ऑलमोस्ट आपका लेक्चर ही खत्म हो गया और लैटिस एनर्जी आपकी कंप्लीट हो गई। तो कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो कल तक आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।